देखिए हम कर रहे थे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या था कि मान लीजिए कोई भी सॉल्वेंट है, उसमें हम क्या डाल देते हैं, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। ठीक, अगर इसका वेपर प्रेशर पहले PA0 था, इसका PS हो जाता है, इसका वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का क्या हो जाता है, डिक्रीज। ठीक, वेपर प्रेशर का सॉल्यूशन क्या हो जाता है, डिक्रीज। तो इसीलिए वेपर प्रेशर क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लेस, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, मोर। ये जो बॉइलिंग पॉइंट पड़ता है इसको हम क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसका फॉर्मूला क्या था, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M। ठीक, जहां M क्या थी, मोलैलिटी, और KB क्या था, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, या फिर इसको क्या बोलते हैं, इलियोबिस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, ये केवल किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ओनली ऑन सॉल्वेंट, नॉट ऑन सोल्यूट। वाटर के लिए KB क्या होगा, .52 डिग्री सेल्सियस पर मोलर। ठीक, क्वेश्चन, अच्छा T सॉल्यूशन फाइनल क्या होगा, TB0 प्योर सॉल्वेंट का प्लस डेल्टा TB। ये लिख लो अगर ये नहीं लिखा, इसको TB बोलते हैं वैसे, तो साफ साफ लिख देता हूँ, TB इज इक्वल टू TB0 प्लस डेल्टा TB। ये किसका है, सॉल्वेंट का, सॉरी ये किसका है, सॉल्यूशन का। ये क्या है, सॉल्वेंट का, और ये क्या है, एलिवेशन। ठीक है, ठीक है भाई। क्वेश्चन 65, अभी तक 64, एक मिनट, 70, अभी तक शायद 69 क्वेश्चन हो चुके हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 70 से स्टार्ट कर रहा हूँ इसको। हाँ भाई, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 0.1 m यूरिया सॉल्यूशन। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ यूरिया सॉल्यूशन निकालना है। यूरिया क्या है, यूरिया सुक्रोज ग्लूकोज नॉन वोलेटाइल है, तो हम क्या लिखेंगे, TB इज इक्वल टू TB0 यानी 100 डिग्री सेल्सियस प्लस डेल्टा TB। ये हो गया सॉल्यूशन का। डेल्टा TB क्या होता है, KB इंटू M। ठीक, तो डेल्टा TB क्या हो जाएगा, KB कितना है, 0.52, मोलैलिटी कितनी है, बड़ा छोटा m था ये, ध्यान रखना छोटा m था ये, इंटू 0.1, तो ये कितना हो गया, 0.052 डिग्री सेल्सियस। तो TB कितना हो गया, 100 डिग्री सेल्सियस प्लस 0.052, तो 100.052 डिग्री सेल्सियस लिख लीजिए भाई।
ठीक है, अगला क्वेश्चन। What is boiling point of 3.42% sucrose solution? थ्री 3.42% सुक्रोज सॉल्यूशन। तो देखिए, जब भी परसेंट में दिया होता है तो ट्रिक क्या होती है, सबसे पहले क्या मान लोगे, लेट 100 ग्राम सोल्यूशन, 100 ग्राम सोल्यूशन मान लिया तो उसमें 3.42 ग्राम क्या रहेगा, सोल्यूट, और बचा हुआ 96.58 ग्राम क्या रहेगा, सॉल्वेंट। ठीक, ठीक है, इतना सॉल्यूट इतना सॉल्वेंट, तो मोल्स कितने हो गए सुक्रोज के, भाई वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 342, 0.01। ठीक है, अब मोलैलिटी कितनी हो गई भाई, मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट 96.58 इंटू 1000, तो ये हो गया 10/96.58। ठीक, अब डेल्टा टीवी क्या हो जाएगा, KB इंटू एम। सॉल्व हमेशा लास्ट स्टेप में ही करना चाहिए, 0.52 इंटू 10/96.58, तो ये कितना आ गया 5.2/96.58। अब ये तो हमें सॉल्व करना ही पड़ेगा, ये बेटा कितना आ गया 0.053 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो TB कितना हो गया 100 डिग्री सेल्सियस, 0.053 डिग्री सेल्सियस, तो कितना हो गया 100.053 डिग्री सेल्सियस। Question 72. The boiling point of a solution. The boiling point of a solution made by dissolving the boiling point of a solution made by dissolving 12 gram of glucose in 100 gram water (12 gram glucose in 100 gram water is 100.34 degree Celsius. Calculate molecular weight of glucose.
अब देखो डेल्टा टीवी कितना है भाई 100.34 माइनस 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 0.34 डिग्री सेल्सियस, और ये कितना होता है के वी इंटू एम, तो 0.34 इज इक्वल टू के वी कितना है 0.52 इंटू एम। अब सोच के देखो मोल एम क्या होगा, मोल्स वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 100 ग्राम वाटर है, तो यहाँ 100 लिखो इंटू 1000, ये कट गया, एक 10 बचा, ये कट गया, तो आ गया, अरे 180 हम नहीं लिख सकते, सॉरी, ये तो मैं निकालना है, ये तो मैं निकालना है ना। मोलैरिटी कितनी हो गई भाई 12 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट m अपॉन 100 ग्राम इंटू 1000, ये देखो कट गया, तो पॉइंट हटाई दो, तो ये 34 इज इक्वल टू 52 इंटू 12 इंटू 10 अपॉन m, तो m कितना आ गया मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लूकोज, ये आ गया, ये शायद सॉल्व करके 183 आ जाता है अप्रोक्सीमेटली। तो सर मॉलिक्यूलर वेट तो 180 होता है, 180 होता है भाई, लेकिन ये देखो वो तो एग्जैक्ट एक्सपेरिमेंट करके निकालते हो ना, ये तो कितना सिंपल एक्सपेरिमेंट है, और तुम इसमें क्या मान के चल रहे थे कि ये डाइल्यूट सोल्यूशन है, फिर भी देखो ये कितने पास इसने आंसर दे दिया। तुम ये देखो ना, इसको अप्रिशिएट करो ना कि कितने सिंपल एक्सपेरिमेंट ने भाई 12 ग्राम ग्लूकोज पानी में डाला और सीधे हमने केवल बॉइलिंग पॉइंट देख लिया। अब सोच के देखो ये कितना सिंपल एक्सपेरिमेंट है, इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर वेट हमें एग्जैक्टली नहीं पता चला, लेकिन अप्रॉक्सीमेट 99% तो पता चल गया कि इसका 183 है, हम ये तो बोल सकते हैं 180 के आसपास है। Question number 73. A solution containing 0.2563 gram of naphthalene. A solution containing 2.563 gram of naphthalene in 50 gram of CCl4 yields a solution yields a boiling point elevation of solution, yields a boiling point elevation of solution by 0.201 degree Celsius. ठीक, while a solution of 0.6216 gram of unknown solute in same mass of solvent gives boiling point elevation of 0.647 degree Celsius. Calculate molecular mass of unknown salt. Calculate molecular mass of unknown salt. देखिए ये थोड़ा सा मेडिकल के लिए ज़्यादा कैलकुलेटिव है, तो ऐसा मेडिकल में नहीं आएगा।
ऐसा मेडिकल में नहीं आएगा। क्यों? कैलकुलेशन बहुत है, बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेशन। लेकिन फिर भी मेडिकल वाले बेटा ट्राई करें, कंसेप्ट तो हमें क्लियर करना है ना, ट्राई करिए। देखो पॉज करके करो इसे, इसमें टाइम लगेगा। सबसे पहले जो लिखा उसको लिख लो, ठीक है। नेप्थलीन, इसमें 2 सॉल्यूट नहीं है। पहला सॉल्यूट क्या है? नेप्थलीन। दूसरा सॉल्यूट क्या है? अननोन। तो 2 एक्सपेरिमेंट हैं इसमें, ये ध्यान रखना। एक्सपेरिमेंट 1, जब नेप्थलीन को लिया तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है? 0.2563 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास कितना होगा भाई? नेप्थलीन क्या होता है? ये होता है नेप्थलीन, ठीक। ये क्या होता है? C10H10, ठीक। नहीं, C10H8 होता है, सॉरी ये, ठीक है भाई। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया? 120, 10 × 12 प्लस 8 × 1, 128, ठीक। वेट ऑफ ए, सॉल्वेंट कितना है? 50 ग्राम। सॉल्वेंट दोनों में सेम है। डेल्टा TB 0.201 डिग्री सेल्सियस, ठीक। ये दिया है। और देखो क्या दिया है, इस केस में कह रहा वेट कितना है? सेम मास ऑफ सॉल्वेंट, इसका मॉलिक्यूलर वेट हमें पता नहीं, यानी WA इस केस में भी कितना है? 50 ग्राम। डेल्टा T कितना है? 0.647। तो देखो बेसिकली वो क्या रहा है, देखो इस फॉर्मूले से अगर हम निकालें डेल्टा TB = KB × M, तो हमें इसमें KB नहीं पता है, समझो। हर बार सवाल इतना ही देता था और तुम्हें KB दे देता था। KB नहीं देता था तो तुम KB कैसे निकालते थे? वाटर से निकाल, मतलब वाटर का तुम्हें KB पता रहता था। तो हर सवाल में और इस सवाल में क्या फर्क है? क्या फर्क है कि इस सवाल में तुम्हें KB नहीं दिया। हर सवाल में तुम्हें क्या दे देता था? सीधे सीधे KB दे देता था। इस सवाल में उसने तुम्हें KB नहीं दिया, ठीक। इस सवाल में उसने तुम्हें KB नहीं दिया। तो इसमें क्या करोगे? तो तुमको अब इसका चाहिए क्या? KB निकालना है तो KB इसके थ्रू निकालोगे। देखो कैसे, इस केस में देखो डेल्टा TB = KB × M। अब KB लिखोगे, ठीक। अब मोलैरिटी कितनी हो गई बताओ? मोलैरिटी हुई वेट ऑफ ये 0.2563 अपॉन 128 अपॉन वेट कितना है? 50 × 1000, ठीक है। तो अब देखो, एक तो ये हुआ, तो डेल्टा TB कितना है भाई इस केस में? 0.201 = KB × इसको सही से लिख लेते हैं 2563 अपॉन 128 × 1000 अपॉन 50। सॉल्व हमें एकदम लास्ट में करना। अब इससे देखो डेल्टा TB कितना है? 0.647 = KB M। मोल्स कितने हो गए? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट अपॉन क्या लिखोगे? इसका वेट 50 × 1000। ये देखो, ये हो गया। अब सीधे 2 को 1 से डिवाइड कर दो, या 1 को 2 से डिवाइड कर दो, बस। यहाँ लिखो डिवाइड 1/2। मैं तो इसी में कर दे रहा हूँ, आपको अलग से डिवाइड करना है, क्योंकि आपको रिवाइज करके समझना है। मैंने ये पेपर फाड़ के फेंक देना है। ये हो गया, ये कट गया, ये कट गया, तो ये देखो आ कितना गया?
201 अपॉन 647 इज इक्वल टू, ये भी डेसिमल हटा दो, 2563 इंटू एम अपॉन 128 इंटू 6216, बस आ गया एम। इससे एम सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, 96.88। तो देखिए यहाँ पे ये कैलकुलेशन बहुत बड़ा है फॉर मेडिकल, ठीक है। और मेडिकल में नॉर्मली ऐसा सवाल नहीं आना चाहिए, लेकिन मान लो कठिन पेपर आ गया 2016-17 जैसा, तो ये सवाल बिल्कुल मेडिकल के लायक है अगर 2016-17 का पेपर देखें। हाँ, एग्जाम में जो आएगा उसमें कैलकुलेशन थोड़ी आसान रहेगी, इसमें क्या कैलकुलेशन बहुत टफ है, ठीक है। लिख लीजिए अगला क्वेश्चन। On dissolving 3.42 gram sulfur in 40 gram of benzene, the boiling point of solution increases by 0.81 degree Celsius. What is the molecular formula of sulfur in benzene? What is the molecular formula of sulfur in benzene? Given Kb for benzene is 2.53 Kelvin per molal, 2.53 Kelvin per molal, and mass of sulfur S is 32 gram per mole। सवाल पढ़िए पहले, फिर आगे समझाता हूँ। सवाल पढ़ो एक बार, 2-3 बार पढ़ो। इस टाइप का सवाल याद करो, मोल कंसेप्ट में भी किया था हमने। अब देखो, मोल कंसेप्ट में भी किया था, उसमें भी पूछा था सल्फर किस फॉर्म में है। देखिए, सल्फर S फॉर्म में भी होता है, S2 में भी, S4 भी होता है, S6 फॉर्म में भी होता है, S8 फॉर्म में भी होता है। ये सारे सल्फर की एलोट्रॉपिक फॉर्म है। S8 फॉर्म आपको बताया मैंने कई बार, ये देखो, ये होता है S8 फॉर्म, इसको बोलते हैं क्राउन सल्फर। ये देखो, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, क्राउन सल्फर। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, क्राउन सल्फर। ठीक है, तो अब वो इस सवाल में ये पूछ रहा है कि बताओ सल्फर S के फॉर्म में, S4 के फॉर्म में, S6 के फॉर्म में कि S8 के फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे। अगर मॉलिक्यूलर वेट आ गया 32, यानी वो S के फॉर्म में है। अगर मॉलिक्यूलर वेट आया 32 × 4 यानी कि 128, तो हम क्या बोलेंगे, सल्फर S4 के फॉर्म में। अगर मॉलिक्यूलर वेट आया × 6 यानी 192, तो हम क्या बोलेंगे, वो S6 के फॉर्म में है। अगर मॉलिक्यूलर वेट आया S2 × 8 यानी 256, तो हम बोलेंगे वो S8 के फॉर्म में।
ठीक है, तो हमें मॉलिक्यूलर वेट निकालना, इनमें से जो भी आएगा हम ये मान लेंगे कि इस फॉर्म में है। ठीक है, तो हम बेसिकली क्या मानेंगे इस सवाल में कि लेट सल्फर बी SX, तो X हमें पता चल जाएगा क्या है। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर वेट इसका कितना हो गया भाई 32 इंटू एक्स, है कि नहीं। एक सल्फर का 32 है तो SX का कितना हो गया 32x। अब देखो दिया क्या है, डेल्टा TB कितना दिया है 0.81 डिग्री सेल्सियस, वेट ऑफ बी कितना दिया है 3.42, इसको 3.24 कर लो बेटा, कैलकुलेशन आसान रहेगी। 3.24 कर लो, 3.24 ग्राम सल्फर, 3.24 ग्राम सल्फर। ठीक, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी कितना हुआ 32x। ठीक है, अब देखो ये हो गया 40 ग्राम बेंजीन, तो WA बेंजीन सॉल्वेंट है तो कितना दिया है 40 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेंजीन, बेंजीन क्या होता है C6H6, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए कितना है 78। ठीक, ये हो गया, तो हमें बस ये निकालना मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी, तो भाई पुराना फॉर्मूला, और केवी भी दिया है कितना 2.53, तो बस डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू एम, कितना है 2.53। अच्छा देखना यहाँ KB केल्विन में दिया है और यहाँ पे डिग्री सेल्सियस है, तो बेटा डिफरेंस इन टेम्परेचर यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, चाहे इसको ये लिखते चाहे इसको ये लिखते एक ही बात है, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस केल्विन और टेम्परेचर स्केल, केल्विन और डिग्री सेल्सियस स्केल पे सेम होता है, आपको पता है। टेम्परेचर स्केल, टेम्परेचर डिफरेंस केल्विन और डिग्री सेल्सियस सॉरी में सेम होता है। ठीक है, तो डेल्टा TB देखो कितना है 0.81, KB कितना है 2.53 इंटू M कितना है मोलैलिटी, भाई इसका वेट 3.42 अपॉन इसका वेट 32x अपॉन 40 इंटू 1000। ठीक है, सॉल्व कर लो, सॉल्व करके x आ जाएगा 8, बस खत्म, 8 आ गया, तो देयरफॉर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज S8। ये देखो ग्राउंड सल्फर, देखिए अब एक बात ध्यान रखना, मान लो इस टाइप का सवाल आ जाए सल्फर वाला और हम सॉल्व ना कर पाए, हमारे पास टाइम नहीं है और हमें गैस करना हो, ठीक है, ब्लाइंड गैस, तो आप S8 के साथ जाइएगा। 90% चांस है कि वो S8 ही होगा, क्योंकि आज तक मैंने जितने भी सवाल ये सल्फर के इस टाइप वाले देखे हैं उसमें S8 ही निकलता है। तो मेडिकल वाले तो आंख बंद करके S8 लगा दें। अब जेई में अब मतलब आपको ट्राई तो करना ही है, अगर ना हो पाए आपसे और लग रहा टाइम नहीं है तो इसको छोड़ के मत आना, ये गैस मार के आना। भाई गैस मारोगे तो -1 होने के चांस भी हैं, लेकिन मैं यही सलाह दूंगा कि ये सेफ साइड है। -1 होने के जितने चांस है उससे ज़्यादा +4 होने के हैं, बाकी आपकी इच्छा है। लेकिन हाँ, अगर इसमें गैस करना है यू शुड गो विद S8। ठीक, क्या ये सवाल मेडिकल के लेवल का था? हाँ बेटा बिल्कुल था। एग्जाम में कैलकुलेशन थोड़ी आसान आएगी, खास करके जेई में कैलकुलेशन अगर टफ आती भी है थोड़ी बहुत तो वो मेडिकल में आती है, जेई में नहीं आती। अरे यार, तो क्वेश्चन नंबर ही भूल जाता हूँ मैं बार बार।
74 था ना। देखो 12.2 ग्राम बेंजोइक एसिड is dissolved in 1 kg एसीटोन। इसका केवी दिया है 1.9। 1 kg बेंजीन, इसका केवी दिया है 2.6। ठीक, इस केस में डेल्टा टीवी होता 0.19 डिग्री सेल्सियस, इस केस में डेल्टा टीवी होता 0.13 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो ये दो अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द मोलर मास ऑफ बेंजोइक एसिड इन अबव 2 सॉल्यूशंस। ऐसे लिख लो, ये हुआ what is the molar mass and structure of benzoic acid in above 2 solution. What is the molar mass what is the molar mass of what is the molar mass of what is the molar mass of benzoic acid in above 2 solution? देखो, मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। ठीक है, बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है भाई? ये होता है स्ट्रक्चर। तो कार्बन हो गए 7, H हो गए 6, O2। ठीक, ये हो गया। ठीक है, अब ये हो तो गया। अब ये पूछ रहा है कि बताओ इसमें मॉलिक्यूलर वेट कितना है। ऐसा क्यों पूछ रहा है? ऐसा इसलिए पूछ रहा है, देखो नोट। चलो पहले निकाल के देखते हैं इसका मॉलिक्यूलर वेट होना कितना चाहिए। पहले ये देखो, (122 ग्राम पर मोल ये होना चाहिए। ठीक है, जो हमारी नॉलेज है, हमारी प्रीवियस नॉलेज, उसके हिसाब से ये होना चाहिए। लेकिन इस सवाल में तो हम क्या कर रहे हैं? एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कर रहे हैं। हम ये तो बोल नहीं सकते कि हमको ये याद है, ये होता है। हमें एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करना है। ठीक है, तो चलो पहले ए वाला लेते हैं। डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। ठीक, तो डेल्टा टी बी कितना है? 0.19। के बी कितना है? 1.9। मोलैलिटी क्या होगी भाई? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट अपॉन सॉल्वेंट। केजी में ही दिया तो बहुत आसान है, 1 kg। तो बस ये तो बड़ा ही आसान है, इसको सॉल्व करोगे मॉलिक्यूलर वेट हमें पता चल गया कितना आ गया, 122। ठीक, तो हमने कहा भाई इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 122 होता है। ठीक है, अब देखो बी वाला, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। तो 0.13 इज इक्वल टू 2.6 इंटू 12.2 अपॉन एम अपॉन 1 kg। इसको सॉल्व करो, एम आ गया 244। सर ये कैसे हुआ? सर मॉलिक्यूलर वेट अलग अलग आ गया, तो क्या एक्सपेरिमेंट गलत है? बताओ।
मॉलिकुलर वेट भाई ये 20 टाइम्स गया, ये तो बड़ा ही आसान है सॉल्व करना। तो m आ गया 20 इंटू 12.2। ठीक है ना, ऐसा कैसे? सर हमें तो ये सही लग रहा है, ये गलत लग रहा है। ढंग से सवाल पढ़ो। उसने सवाल में ना केवल मॉलिक्यूलर वेट पूछा है बल्कि ये भी पूछा है कि बताओ स्ट्रक्चर कैसा है। तो समझिए होता क्या है स्ट्रक्चर। इन एसीटोन इट एग्जिस्ट एज मोनोमर। एसीटोन में ये मोनोमर की तरह रहता है, यानी ऐसे रहता है। इन बेंजीन इट एग्जिस्ट एज डाइमर। बेंजीन में किसकी तरह रहता है? डाइमर की तरह रहता है। ये देखो, चलिए मैं अगले पेज पे बना देता हूं। ये देखो, यहां पर क्या हो जाती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये देखो, तो ये एग्जिस्ट कर रहा है किसकी तरह? डाइमर की तरह। ये आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग पता ही है भाई, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में आपने पढ़ रखा है। ठीक सर, हम ये कैसे सोचते? तो ये बेटा वैसे सोचते क्योंकि ये मैं नोट्स में लिखाता हूँ। सर नोट्स में तो आपने लिखाया नहीं, ये मैं नोट्स में ऑफिशियली लिखाता हूँ 2 से 3 लेक्चर बाद लिखाऊंगा मैं इसको नोट्स में। तो अभी के लिए लेकिन नोट करके लिख लो। एसीटोन में सर डाइमर क्यों नहीं बनाता है? क्योंकि एसीटोन में ये देखो क्या करता है, ये एसीटोन में ये सॉल्वेंट के साथ ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है। ये देखो, ये सॉल्वेंट है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद सॉल्वेंट। तो जब भी सॉल्वेंट के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है तो ये क्या करता है? मोनोमर की तरह एग्जिस्ट करता है। और जब ये सॉल्वेंट के साथ नहीं बना पाता है तो ये किसकी तरह एग्जिस्ट करता है? डाइमर की तरह एग्जिस्ट करता है। लिखो, कार्बोक्सिलिक एसिड्स RCOOH। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स ब्रैकेट में लिखो RCOH एग्जिस्ट एज मोनोमर, exist as monomer in polar solvents, exist as monomer in polar solvents such as water, alcohol and acetone, such as water, alcohol and acetone, but in non-polar solvents, such as benzene, CCl4 etc., it exists as dimer। ये देखो, जब भी नॉन पोलर सॉल्वेंट होगा, जैसे बेंजीन हो गया, CCl4 हो गया, तो इसमें कौन सा सॉल्वेंट था? बेंजीन ही था। तो ये किसकी तरह एग्जिस्ट करेगा? डाइमर की तरह। ये देखिए,
ये दोनों एक जैसे कनेक्टेड रहेंगे, दे विल बी कनेक्टेड बाई वॉट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये दो मिलके एक की तरह ऐड करेंगे। सर एक की तरह कैसे? अरे यार ये ऐसे पिन नहीं होती है, याद करो हम बचपन में क्या करते थे, यहाँ पिन पे मैग्नेट लगा देते थे, तो फिर इस पिन के साथ यहाँ पे दूसरी पिन ऐसे अटैच हो जाती थी, फिर यहाँ पे तीसरी, तो ये देखो दो पिन अटैच है तो डाइमर, तीन है अटैच तो ट्राइमर, चार पिन अटैच हो गई तो टेट्रामर। तो ये डाइमर की तरह एग्जिस्ट करता है। ये क्या है? डाइमर। ठीक, कौन कौन से तुमको मिलेंगे जनरली? फॉर्मिक एसिड, ये देखो फॉर्मिक एसिड, नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट और डाइमर वाला मॉलिक्यूलर वेट देखो। नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट COOH का कितना होता है? 12 + 1 13 और ये 32 45, तो 45 1 46, और ये डाइमर की तरह एग्जिस्ट करेगा तो 46 × 2 92 आएगा। ये देखो एस्टिक एसिड, सॉरी बेटा ये रिंकू बहुत भौंक रहा है। एस्टिक एसिड का नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट होता 60 और डाइमर की तरह करेगा तो कितना आ जाएगा? 120। इसी तरह ये बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड है तो इसका मॉलिक्यूलर वेट नॉर्मल होता है 122 और डाइमर की तरह एग्जिस्ट करेगा तो कितना हो जाएगा? 244। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन 76, 0.9 ग्राम of non-electrolyte इस पे अंडरलाइन करना, नॉन इलेक्ट्रोलाइट पे। इसका मतलब समझाऊंगा आपको 2-3 लेक्चर बाद। 0.9 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट was dissolved in 90 gram of benzene, was dissolved in 90 gram of benzene. This raises the boiling point of benzene by 0.25 degrees Celsius. This raises the boiling point of benzene by 0.25 degrees Celsius. If molecular mass of non-electrolyte is 100 gram per mole, molecular mass of non-electrolyte is 100 gram per mole. Calculate the molar elevation constant. Calculate the molar elevation constant for benzene.
देखो फिर वही बात, डेल्टा टी वी इज इक्वल टू के वी इंटू एम, तो 0.25 इज इक्वल टू के बी कितना है भाई निकालना है, एम कितना है भाई 0.9 अपॉन 100 भाई, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट मोल्स हो गया, अपॉन 90 ग्राम है तो 90 वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000, बस सॉल्व कर लो। ये तो मुझे लगता है बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ये पूरा कट कुट जाएगा मुझे तो लगता है, 10 आ जाएगा ये, नहीं कर ही लेते हैं, रुको 0.9 इंटू 1000 अपॉन 100 इंटू 90, ये सारे जीरो कट गए, ये 10 टाइम्स आ गया, के वी हो गया 0.25 इंटू 10, 2.5 डिग्री सेल्सियस पर मोलर। ठीक है, ठीक। अभी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के अंदर ही हम पढ़ रहे हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मतलब रिलेशन बिटवीन मोलर एलिवेशन कांस्टेंट एंड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट एंड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। तो देखो केवी क्या होता है, आर टी नॉट स्क्वायर अपॉन 1000 LV। ठीक, अब देखो क्या क्या चीज है इसमें। टी नॉट क्या है, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। एलबी क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन पर ग्राम। ठीक, आर कितना है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक, आर कितना है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है, अब देखो एलवी क्या होता है, डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ठीक, इसको यहां रख दो। डेल्टा एच वेपराइजेशन क्या है, देखो फर्क क्या है वही चीज, ये पर ग्राम बेसिस पर होती है और ये क्या होती है पर मोल बेसिस पर। तो अगर लेटेंट हीट पर ग्राम बेसिस पे दी है तो ये रखोगे, पर मोल बेसिस पे दी है तो ये रखोगे, तो इसको इसमें रख दो। तो के बी कितना हो गया, आर टी नॉट स्क्वायर इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए अपॉन 1000 इंटू डेल्टा एच वेपराइजेशन।
नीट में हो सकता है ये फॉर्मूला डायरेक्टली पूछ ले, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है भाई, अब देखिए अब हेडिंग डालिए ट्रॉटन्स रूल। ट्रॉटन्स रूल कहने को ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये आ चुका है एग्जाम में, तो ये चीज देख लो। लिखो फॉर मोस्ट ऑफ द लिक्विड एट नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, फॉर most of the liquid at normal boiling point, entropy of vaporization is always constant. Entropy of vaporization is always constant. ये वैल्यू होती 85 to 88 किलो जूल पर मोल। एंट्रोपी क्या होती है सर, बाद में देखेंगे। ठीक है, तो डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन टी नॉट, ये अप्रोक्सीमेटली क्या रहता है, कांस्टेंट 85 to 88 किलो जूल पर मोल फॉर मोस्ट ऑफ द लिक्विड। ठीक है, ये फेल होता है इफ लिक्विड अंडरगो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये फेल होता है इफ लिक्विड अंडरगोज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक, अब एक क्वेश्चन करते हैं, कितने हो गए थे, 76 77। मैच द फॉलोइंग, ये शायद आईआईटी का क्वेश्चन है, शायद। इफ molecular weight of, match the following if molecular weight of XYZ are same, बताओ। इसको इससे मैच करो। ये XYZ का टीवी है, तो किस X का केवी कौन सा है, Y का किसका है और Z का क्या है, बताओ भाई। देखो, अब टीबी और केबी को हमें निकालना है, तो टीबी और केबी के बीच में हमें क्या रिलेशन पता है। टीबी मतलब क्या है इसका, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, टीबी नॉट बोल लो। ठीक है, तो एक बात बताओ, केबी क्या होता था, 8 टी नॉट स्क्वायर 1000 डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये है। ठीक, अब देखो ये वैल्यू तो कांस्टेंट है, ये वैल्यू क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि ये जो है ये कांस्टेंट है किससे, एक सेकेंड रुकिए, देखो केवी क्या है, 8 टी नॉट स्क्वायर अपॉन 1000 LV, तो 8 टी नॉट स्क्वायर अपॉन 1000 डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, एक टी नॉट नीचे ले जाओ, तो R टी नॉट अपॉन 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन टी नॉट। अब देखो ये पूरी वैल्यू हो गई कांस्टेंट। ठीक, ये पूरी वैल्यू क्या हो गई भाई, कांस्टेंट, क्योंकि ये वैल्यू क्या है,
कांस्टेंट। किससे कांस्टेंट? टॉर्टन्स रूल। ठीक है, और ये मॉलिक्यूलर वेट तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो इसीलिए देखो के भी हमेशा किसके प्रोपोर्शनल होता है? इसके नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट के। ठीक है ना, या फिर टी बी नॉट, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, क्या बोलते हैं, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। और अगर मॉलिक्यूलर वेट ऊपर ले आए तो ध्यान रखना के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? ये ऊपर आ जाएगा मॉलिक्यूलर वेट के भी। ये दो बातें याद रखना, ठीक है, कि जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है बाकी सब सेम है, बाकी सब सेम। मतलब अगर किसी तीन लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट सेम है तो जिसका मॉलिक्यूलर वेट, रुको इसको साफ साफ लिखता हूं, रुको, इसको ऐसे लिखेंगे कि के बी इज प्रोपोर्शनल टू टी बी नॉट इफ मॉलिक्यूलर वेट इज सेम और के बी इज प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट इफ टी बी नॉट इज सेम। लिख लीजिए भाई। तो भाई बताओ टी बी नॉट किसका ज़्यादा है सॉल्वेंट में? Z का, फिर X का, फिर Y का। तो के भी किसका ज़्यादा होगा? Z का, फिर X का, फिर Y का। ठीक, तो ये 0.98, 0.73, 0.53। ठीक, क्वेश्चन arrange the following in order of their Kb values. देखो ये तीनों आइसोमर्स हैं, तो कभी भी आइसोमर्स में क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। ब्रांचिंग ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट कम, ध्यान रखना। ब्रांचिंग ज्यादा तो क्या हो जाता है? सरफेस एरिया कम हो जाता है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है? कम हो जाता है। ये देखो इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, ये स्फीयर जैसा है, तो स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है? लीस्ट। ये आपने पढ़ा होगा सरफेस टेंशन में, तभी तो भाई जो पानी की बूंदें होती हैं वो स्फेरिकल होती हैं, क्योंकि उनका सरफेस टेंशन क्या होता है? लीस्ट। तो ये क्या है भाई? स्फेरिकल, स्फेरिकल लाइक शेप। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? तो इसका क्या होगा? लीस्ट सरफेस एरिया। तो सीधी सी बात है, नीचे जाने पर क्या हो रहा है? आपको फिर से सॉल्यूशन लिखना है, उसमें ये सब करना है, क्वेश्चन में ही मत कर देना। सरफेस एरिया कम हो रहा है, क्यों ऐसा? देखो पहले नीचे जाने पर क्या हो रही है? ब्रांचिंग बढ़ रही है। ब्रांचिंग बढ़ रही है तो क्या हो रहा है? सरफेस एरिया कम हो रहा है।
सरफेस एरिया कम होगा तो क्या होगा, वंडरवॉल फोर्सेस भी कम होंगे, ठीक, क्योंकि वंडरवॉल फोर्सेस क्या है, सरफेस एरिया या फिर मॉलिक्यूलर वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा, कम होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो अगर बॉइलिंग पॉइंट हम बोलें तो होगा ए का, फिर बी का और फिर सी का। और अभी हमने देखा था कि आइसोमर्स हैं, तो आइसोमर्स का मॉलिक्यूलर वेट सेम होगा, है कि नहीं। तो के बी प्रोपोर्शनल टू टी बी नॉट इफ मॉलिक्यूलर वेट इज सेम। तो के बी किसका ज्यादा होगा, ए का, फिर बी का, फिर सी का। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 79 लिखिए, वाई ऑन माउंटेन्स, वाई on mountains cooking takes much time, cooking takes much time, why on mountains cooking takes much time but in pressure cooker it takes less time। भाई माउंटेन पे खाना बनाते हो तो ज़्यादा समय लगता है, ठीक है, ये क्वेश्चन बोर्ड के लिए आप समझ सकते हैं। माउंटेन पे खाना बनाते हो तो ज़्यादा टाइम लगता है, प्रेशर कुकर में बनाते हो तो कम टाइम लगता है, ऐसा क्यों, तो समझिएगा। 3 केस लेते हैं। देखो है क्या, सपोज करिए हम गाजर कुक कर रहे हैं, ये कोई एक चीज कुक कर रहे हैं, ठीक है, एक ही आइटम कुक कर रहे हैं, ठीक। अब समझिएगा, ठीक है, ये हो गया माउंटेन, समझना ध्यान से, लिखना नहीं अभी, सी लेवल, और ये हो गया प्रेशर कुकर। अब समझो, ये जो खाना कुक हो रहा है तुम्हारा, इस खाना कुक कैसे हो रहा, समझना। खाना कुक हो रहा है तुम्हारा, पहले तो ये समझो कि जैसे जैसे हम माउंटेन पे जाते हैं तो यहां पर प्रेशर ज्यादा होता है, अब माउंटेन पर प्रेशर क्या हो जाता है, लेस, तभी यहां पर क्या होती है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी। तो अगर सी लेवल पे प्रेशर 1 atm है सपोज, तो माउंटेन में ऊपर कितना होगा, 0.8 atm, समझे ना। माउंटेन में ऊपर कितना होगा, 0.8 atm, अपने मन से मान रहा हूं, ठीक। अब देखो, अब ये जो हम खाना कुक करते हैं, ये खाने को हम डायरेक्टली आग नहीं देते, हम आग किसको देते हैं, गरम किसको करते हैं, पतीले को। पतीले से क्या गरम होता है, वाटर। तो हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वाटर टू फूड, हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वाटर टू फूड। तो वाटर जितना ज्यादा गर्म कर पाओगे, तो वाटर का टेम्परेचर, अभी लिखना नहीं, समझना, जितना ज्यादा होगा फूड उतना इजीली कुक होगा। वाटर का टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा, फूड क्या होगा, उतना ही इजीली कुक होगा।
ठीक। वाटर का टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा फूड क्या होगा उतना ही इजीली कुक हो जाएगा। ठीक, तो अब देखो माउंटेन पे क्या है कि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेस है 0.8 एटीएम। ठीक, तो देखो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता था, जिस टेम्परेचर पर इसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, ये सी लेवल है, तो सी लेवल पे प्रेशर कितना है 1 एटीएम। सी लेवल पे प्रेशर कितना है 1 एटीएम। ठीक, सी लेवल पे 1 एटीएम है, और सी लेवल पे तुम सोच के देखो पानी का टेम्परेचर तुम मैक्सिमम कितना ले जा सकते हो 100 डिग्री सेल्सियस। क्यों? क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा जब तुम हीट दोगे तो पानी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में। यानी यहाँ पर फूड को मैक्सिमम टेम्परेचर कितना मिल सकता है 100 डिग्री सेल्सियस, है कि नहीं भाई। फूड को तो टेम्परेचर से मतलब है ना कुक होने के लिए। यहाँ फूड को मैक्सिमम कितना टेम्परेचर मिलेगा 100 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस से अगर ज़्यादा गर्म करोगे तो वो पानी पानी नहीं रहेगा, पानी क्या बन जाएगा, वेपर। अब देखो माउंटेन पे बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा, सपोज 90 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है। और बॉइलिंग पॉइंट होता क्या था, बॉइलिंग पॉइंट होता था वो टेम्परेचर जिसपे आपका क्या हो जाए, लिक्विड का जो प्रेशर है वो इक्वल हो जाए किसके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। लिक्विड का प्रेशर इक्वल हो जाए किसके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। ठीक है, लेकिन लिक्विड का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अब इस बार एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है तो लेस टेम्परेचर पे ये बॉईल करेगा, तो सपोज 90 डिग्री सेल्सियस। तो इस केस में फूड को मैक्सिमम टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस। जब तूने प्रेशर कुकर बंद कर दिया तो देखो ये क्या हुआ, ये वेपर जा नहीं पाया कहीं बाहर, तो अब इसका प्रेशर ज़्यादा हो गया, सपोज 1.2 एटीएम। अब ये बॉयल होने लगा किस पे, 110 डिग्री सेल्सियस पे। इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया, 110 डिग्री सेल्सियस पानी का, यानी 110 डिग्री। अब यानी फूड का मैक्सिमम टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 110 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि इन दोनों में क्या हो रहा है, हीट वेस्ट हो जा रही है किसमें भाई, अगर हीट पानी को वेपर बना रही है तो हमारी वेस्ट हो रही है, क्योंकि हमारा हीट का पर्पस क्या, फूड को कुक करना। तो इसीलिए क्या होता है कि यहाँ पर 80 डिग्री से ज़्यादा पानी जाता ही नहीं है, तो ये फूड हमेशा 80 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होगा। ठीक है, ये मान लो 90 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होगा, यहाँ पे फूड 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होगा, और यहाँ पर फूड क्या होगा 110 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब लिख लो पॉज करके, ये भी लिख लेना, फिर ये सब लिखो पॉज करके। इसके बाद लिखो कि ऑन माउंटेन टॉप एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लेस, so boiling point is less. Atmospheric pressure is less, so boiling point is less. So food is being cooked at a lesser temperature. So food is being cooked at a lesser temperature. Hence it takes more time to cook. Hence it takes more time to cook. आगे लिखो pressure cooker is a closed vessel. Pressure cooker is a closed vessel. So vapor pressure increases. So vapor pressure increases in pressure cooker. So boiling point of water also increases in pressure cooker. Hence the food is getting cooked at a higher temperature. So it gets less time to cook. It gets
लेस टाइम टू कुक। ठीक, अब देखो तीसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक, अब भाई फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, लिखो freezing point of a liquid solution is freezing point of a liquid is the temperature at which freezing point of a liquid is the temperature at which vapor pressure of liquid is equal to vapor pressure of liquid is equal to vapor pressure of solid। vapor pressure of liquid is equal to vapor pressure of solid। ठीक है, तो फ्रीजिंग पॉइंट पर क्या होता है, देखो एट फ्रीजिंग पॉइंट वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू क्या, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड। लिक्विड क्या होता है, सॉल्वेंट। ठीक, और ये क्या होता है, सॉलिड सॉल्वेंट। ये चीज भी नीट में आ चुकी है कि भाई फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। ये शायद जेई में आई थी, मुझे डाउट हो रहा है, नीट में आई थी कि जेई में किसी एक में आई थी। ठीक है, तो लिख लो एट फ्रीजिंग पॉइंट, इसके बाद एट फ्रीजिंग पॉइंट liquid solvent and solid solvent are in equilibrium। ठीक है, तो फ्रीजिंग पॉइंट पे क्या होगा, देखो वाटर लिक्विड से वाटर सॉलिड, यानी वाटर से आइस। अब बॉइलिंग पॉइंट पे क्या होता है, ये लिक्विड से क्या बनता है, वेपर, गैस। ठीक, अब एक चीज समझिए पहले तो, ये लिखना नहीं है, बस समझा रहा हूं बस, कि जैसे मैंने आपको बताया कि भाई इस तरीके से चेंज होता है क्या, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड तो ऐसे चेंज होता है, लेकिन सॉलिड का क्या होता है, बहुत तेजी से चेंज होता है। ये देखो सॉलिड का सीधा ही यूं आता है, लिक्विड का तो फिर भी धीमे धीमे आता है, और सॉलिड का क्या होता है, बहुत तेजी से आता है। ठीक है, तो अब समझो, अब अगर एक ही ग्राफ में बनाएं इसको, ये देखोगे सॉलिड की लाइन। ठीक, यहाँ क्या है, वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर। ठीक, अब ये क्या है, लिक्विड सॉल्वेंट। तो लिक्विड सॉल्वेंट और ये सॉलिड सॉल्वेंट, भाई सॉलिड सॉल्वेंट ही होगा क्योंकि प्योर सॉलिड ही जमता है, इम्प्योरिटी कभी भी नहीं जमती। तो देखो ये क्या हो जाएगा, TF नॉट, इसको क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, यानी नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक, अब ये तो लिक्विड सॉल्वेंट है, अब सॉल्यूशन का ग्राफ नीचे आएगा। यहां कट करेगा। ठीक, अब इसको क्या लिखोगे, TF फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो देखो ये ज्यादा है,
ये कम है कि नहीं? तो यही जो डिफरेंस है, ये ठंडा करते जा रहे हो, ऐसे ला रहे हो टेम्परेचर, ठंडा करते जा रहे हो, तो इसी डिफरेंस को क्या बोलते हैं? डेल्टा टी एफ। इसी डिफरेंस को क्या बोलते हैं? डेल्टा टी एफ। ठीक है, और ये कमी हो रही है, इसीलिए इसको कमी को क्या बोलते हैं? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक, यहां चाहो तो लिख लो कि भाई वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड चेंजेस फास्टर देन लिक्विड। अब ये डायग्राम भी आपने 3 से 4 बार रफ में बनाना चाहिए। अभी अगर अभी ये क्लास होती, रेगुलर क्लास होती, तो मैं कहता कॉपी के पीछे इस डायग्राम को 3 से 4 बार बनाओ। ठीक है, तो अब देखो डेल्टा टी एफ क्या लिखेंगे? टी एफ नॉट माइनस टी एफ। ये क्या भाई? सॉल्वेंट, और ये क्या है? सॉल्यूशन। तो बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता था? याद करो, एलिवेशन। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता था और फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? कम हो जाता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? डिप्रेशन। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट से क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है? एलिवेशन बढ़ जाता है, और फ्रीजिंग पॉइंट में क्या हो जाता है? डिप्रेशन। ठीक, अब लिखो इंग्लिश, लिखो भाई। When pure liquid solvent is cooled, when pure liquid solvent is cooled, vapor pressure decreases. Vapor pressure decreases. Full stop. At normal freezing point, vapor pressure of solid solvent at normal freezing point, vapor pressure of solid solvent formed is equal to vapor pressure of liquid solvent. Then freezing takes place. ठीक, पैराग्राफ चेंज करके लिखो। When solution is cooled, freezing does not take place. When solution is cooled, freezing does not take place. At normal freezing point. At normal freezing point. Since vapor pressure of solid solvent is not equal to vapor pressure of solution. पैराग्राफ चेंज करके लिखो। Hence solution is further cooled at a temperature below normal freezing point of solvent. Below normal freezing point of solvent until the vapor pressure of solid solvent becomes equal to
vapor pressure of solution. Therefore freezing point of solution decreases. Therefore freezing point of solution decreases. ठीक, ये कहानी यही थी जो आपको समझाया कि भाई ये जल्दी आ जाएगा तो इस पे फ्रीज होगा, ये देर में कट करेंगे, जब ये दोनों लाइनें कट करेंगी तो फ्रीजिंग पॉइंट होगा, तो ये पहले कट कर जाएगा, ये यहाँ कट नहीं करेगा और ठंडा करना पड़ेगा। तो लिखो लाइक एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वी कैन शो दैट, like elevation in boiling point we can show that delta TF is equal to KF into M. ठीक, याद करो डेल्टा टीवी कितना था, केवी इंटू एम। ठीक, केएफ क्या है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, या फिर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक, अब इसको डिफाइन करना है तो क्या करोगे, जब m इक्वल टू 1 हो जाएगा तो kf किसके इक्वल हो जाएगा, डेल्टा टीएफ के। ठीक है, जब m इक्वल टू 1 हो जाएगा तो kf किसके इक्वल हो जाएगा, डेल्टा टीएफ के। तो लिख लो हेंस kf इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, kf is the depression in freezing point when molarity of solution is equal to 1. When molarity of solution is equal to 1. अब फिर से वही बात, अगला पॉइंट कि kf डिपेंड्स ओनली ऑन सॉल्वेंट and not solute. Kf depends only on solvent and not solute. It is different for different solvent. It is different for different solvents. ठीक, Kf लिख लो, Kf for water is 1.86 डिग्री सेल्सियस पर मोलर। इसका मतलब क्या हुआ, लिखो इट मीन्स when 1 mole non-volatile solute is added, it means when 1 mole non-volatile solute is added to 1000 gram water, i.e. 1 molar concentration, then freezing point of water will decrease by 1.86 degree Celsius. ठीक है, यानी अगर ये 1 मोलर सॉल्यूशन है और ये 1 kg वाटर है तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा, -1.86 डिग्री सेल्सियस। अब फिर वही बात, लाइक kf क्या होगा, RTF स्क्वायर अपॉन 1000 LF, जहां लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग है, इज इक्वल टू RTF स्क्वायर अपॉन 1000 डेल्टा H फ्यूजन अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ A। तो LF क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पर ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। डेल्टा HF क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पर मोल ऑफ सॉल्वेंट। TF क्या है, नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट।
ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, चलिए आज इतना ही करते हैं। इसके आगे फिर कल ये टॉपिक ख़त्म करेंगे और फिर एक क्वालिटेटिव कल, फिर ऑस्मोसिस, कल का एक लेक्चर, फिर ऑस्मोसिस, फिर वॉन हॉफ फैक्टर, और फिर अभी 1 2 3 4 5 लेक्चर लग जाएंगे। अगर पूरा ढंग से हम करेंगे तो अभी 5 लेक्चर बेटा और लगेंगे इसको करने में। ठीक है, ठीक है भाई, थैंक यू।